नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों हम एमपी टेट वर्ग 2 का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर करेंगे, ए टू जेड जानेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। यह प्रीवियस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जुलाई में एग्जाम जो एमपी टेट वर्ग 2 का होने वाला पात्रता परीक्षा होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल के साथ। इसका सोल्यूशन जानेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्द गलत संयोजन है। तो आप लोगों के ऑप्शन 4 दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को देखना है, समझना है और फीडबैक करके हमें आंसर बताना है। चलिए, अगर आपको आ रहा है तो आप लोग भी हमें आंसर बता सकते हैं। सभी लोग बताइएगा। वैदिक काल में कृषि के विकास के महत्व के बारे में है। तो यानी समझ लीजिए कि वैदिक काल में, और ये एमपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न था, इसी को उठा के आपके वर्ग 2 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी और ग्रामीणी। देखिए, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, ना कि पुलिस अधिकारी होती थी। ये गलत हो जाएगा। पलागला, तो पलागला वास्तव में एक संदेहवाहक था, तो संदेहवाहक सही हो जाएगा। सारथी, सूत, तो सूता या सारथी इसको बोलते हैं। और चौथा है लेखाकार और अछवापा। तो अछवापा को लेखाकार थे, बिल्कुल सही बात हुआ। अछवापा कौन थे? लेखाकार थे। लेकिन पुलिस अधिकारी ग्रामीण नहीं होता है, ग्रामीण सरपंच होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। मौर्य साम्राज्य को उसके सर्वोच्च काल में किसने पहुंचाया? मौर्य साम्राज्य को उसके सर्वोच्च काल में पहुंचाने वाले कौन थे? तो वह थे अशोक सम्राट। अशोक सम्राट 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने पहुंचाया। बिंदुसार के बाद शासक बने। अशोक ने अपने शासनकाल में कलिंग युद्ध के बाद सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जिससे साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। तो मौर्य साम्राज्य को उसके सर्वोच्च शिखर पर सम्राट अशोक ने पहुंचाया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये अशोक की प्रशासनिक नीतियाँ थी उनकी, और उनके बारे में गलत बताना है। उसने अपनी प्रजा की देखभाल करने, उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया था। तो ये जानकारी गलत है अशोक के संबंध में। उन्होंने कौटिल्य की शक्ति केंद्रित नीतियों और बुद्ध के त्याग के मार्ग पर संतुलन बनाए रखा। उन्होंने यात्रियों के लिए प्रत्येक 9 मील पर कुएं बनवाए थे, और वह कलिंग युद्ध के नरसंहार से द्रवित हो गया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस वेद में संगीतमय मंत्र है? ऐसा वेद बताना पूछा गया था कि जिसमें संगीतमय मंत्र हो। तो सभी लोग जानते हैं संगीतमय मंत्र किसमें होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 ऑप्शंस दिए गए। सभी लोग बताइएगा। सभी लोग जानते हैं सामवेद। भारतीय संगीत का मूल जिसमें संगीत में मंत्र है वह हमारा कौन सा कहलाता है? सामवेद। सामवेद को गीतों के पुस्तक या संगीत और मंत्रों का वेद कहा जाता है। गीतों के पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है अगर एग्जाम में आए। इसे मुख्य रूप से ऋग्वेद की ऋचाएँ अर्थात मंत्रों का गान के रूप में संकलित किया गया है। और इस वेद में यानी सामवेद में टोटल 1875 श्लोक है। इन्हें पाठ करने के बजाय गायन के लिए बनाया गया है, जो शास्त्रीय संगीत की नींव रखते हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा कहलाता है? तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है अगर एग्जाम में आए, जो संगीत और कला संबंधित है। और इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। उस राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर परिहारों को हराया और चालुक्यों को भी हराकर दक्कन के प्रमुख शक्ति बना? देखिए, कोई नहीं, वो दंती दुर्ग है। राइट ऑप्शन क्या होगा? दंती दुर्गा। किस राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया? उस राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर परिहारों को हराया और चालुक्यों को भी हराकर दक्कन के प्रमुख शक्ति बना? अब बताइए, दक्कन का प्रमुख शक्ति बन गया हराकर। अब आपको पता है तो बताइए, अगर आपने पेपर दिया होगा तो अभी आपको पता होना चाहिए। यही तो रीजन होता है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। पेपर पिछली बार नहीं हुए लेकिन फिर भी हम पढ़ते नहीं हैं। देखिए, दांती दुर्ग राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक हैं। कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दांती दुर्ग है। दंती दुर्ग। उन्होंने बादामी के चालुक्य राजा
कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया और दक्कन में राष्ट्रकूट शक्ति की स्थापना की। इन्होंने कांची, कलिंग, कौशल, मालवा, लाट और सिंध के शासकों को भी हराया है। तो दंती दुर्ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने वाले तुर्क अधिकारी का क्या नाम था? बख्तियार खिजली। वह भारत के बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों के विनाश के लिए कुख्यात है। उसके आक्रमण के कारण पुस्तकालयों में आग लग गई और बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों पर नरसंहार हुआ। इस घटना को भारत सरकार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रहार के रूप में उद्धृत किया जाता है। तो बख्तियार खिजली इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर मशहूर है, सभी लोग जाते हैं, एक पर्यटन स्थल है। ये कहानी है महमूद गजनी ने जब 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तब गुजरात के शासक चालुक्य सोलंकी वंश के भीम प्रथम यानी भीमदेव प्रथम थे। तो भीमदेव किसमें है? डी ऑप्शन में दिया गया है भीमा। तो भीमदेव प्रथम थे। गुजरात शासक कौन जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो उस समय कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में आपके भीमा दिया गया है। ठीक है। गजनवी के आक्रमण के डर से भीमदेव ने अपनी राजधानी अनिलवाड़ा जिसे पाटन छोड़कर भाग गए थे और इस दौरान मंदिर को भारी लूटपाट कर सामना करना पड़ा। शासक भीमदेव प्रथम भीम थे। वंश चालुक्य सोलंक वंश के हैं। आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ। परिणाम मंदिर में व्यापक लूटपाट और विनाश हुआ। पूरा डिटेल के साथ जानिए, समझिए और एग्जाम को फतेह कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था का विचार अकबर ने किस देश से लिया था? यह मध्य एशिया से लिया गया था और मंगोलियाई सैन्य प्रणाली है। यह प्रणाली फारसी अफगान प्राचीन तरीकों के बजाय तुर्क मंगोल परंपरा पर आधारित थी, जिसे अकबर ने 1571 के आसपास अपने सैन्य और नागरिक प्रशासन को संगठित करने के लिए लागू किया था। मध्य एशिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने छीन लिया? अक्सर एग्जाम में आता है कि शाहजहां का मयूर एक सिंहासन किसने छीन। तो नादिर शाह 1739 में फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने छीना था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण के दौरान मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पराजित किया और इस बेशकीमती सिंहासन को अपने साथ फारस ले गए, जिसमें कोहिनूर हीरा भी जुड़ा हुआ था। तो हमलावर नादिर शाह फारस का शासक था। समय 1739 का था। मुगल शासक मोहम्मद शाह जिस समय पर लूटा गया और दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? काला सागर, वान झील, भूमध्य सागर। देखिए, विश्व की सबसे अधिक लवणता अगर देखा जाए तो टर्की की एक वान झील है। कौन सी है? टर्की की एक वान झील है। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। वान झील, लेक वैन कहते हैं। लगभग 330 प्रति हजार, यानी 330% समझ लीजिए। इसके बाद मृत सागर आता है। मृत सागर में 238 342 ग्राम प्रति किलो की उच्च रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वह मरीना तट कहलाता है। ये बंगाल की खाड़ी से लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा शहरी समुद्र तट है और विश्व के सबसे लंबे शहरी समुद्र तटों में से एक माना जाता है। सबसे लंबा बीच मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में है और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात लगभग 1600 किलोमीटर का है और सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु है जो कि मुंबई में। किसी भी प्रकार से एग्जाम आए आपसे बनना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पाद का निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए बताता है? जब 2023 में एग्जाम हुआ था तो 21-22 का पूछा गया था।
तो लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास माना गया है। ये अब तक सर्वोच्च स्तर है जिसमें चावल, गेहूं, चीनी का बड़ा योगदान था इस पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्टेटमेंट वाला है, पढ़िएगा। कथन कह रहा है कि हालांकि किसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी का संचय काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन समय बीतने के साथ यह तेजी से महसूस हुआ कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि बड़े पैमाने पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। इस उक्ति को महत्व दिया जाए। कारण कह रहा है कि मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से होगा, जिसमें विकास की गति धीमी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही होगा, नो डाउट। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा। बैंक 4.0 पुस्तक के लेखक को पहचानिए जिन्होंने डिजिटल भुगतान में प्रगति के संदर्भ में कहा कि बैंकिंग अब वह नहीं है जहां आप जाते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। तो ये लेखक इनके कौन है? इनके लेखक हमें बताना है। सभी लोग बताइए, इनके लेखक ब्रैड किंग है। इनके लेखक कौन है? ब्रैड किंग। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। डिटेल के साथ यहाँ पे क्लासेज आपके प्रीवियस पेपर का सलूशन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। भारत में शहरी सहकारी बैंक है। तो भारत में शहरी सहकारी जो बैंक कहलाता है वह सीधे RBI द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में लगभग 1450 से 1500 से अधिक सहकारी बैंक हैं, जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। यह बैंक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में केंद्रित है और इनका इतिहास 1889 में बड़ौदा से शुरू हुआ था। RBI द्वारा विनियमित ये संस्थाएं तो सीधे RBI द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा पत्र भारत के लिए लाइसेंसिंग नियामक शासन पद्धति का प्रस्ताव किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया था। किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 1949 में, 1 जनवरी 1949। डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को हुआ। यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के तहत किया गया, जिसमें यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था बन गई। और इससे पहले यह एक निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में कार्य करती थी, लेकिन 1949 के बाद यह भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली संस्था बनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, NSDL बैंक पेमेंट लिमिटेड, फिनो, एक ऑप्शन दिया गया है कृष्णा भीमा स्मृति बैंक लिमिटेड, ये नहीं। देखिए, भारत में प्रमुख सक्रिय भुगतान एयरटेल, पेटीएम, इंडिया पोस्ट, फिनो, जियो और NSDL है। HDFC, SBI, विप्रो ये भुगतान बैंक के रूप में कार्य नहीं करती हैं। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक अब परिचालन में भी नहीं है। सक्रिय भुगतान में एयरटेल, फिनो, इंडिया पोस्ट, जियो, पेटीएम, NSDL। भुगतान बैंक कौन नहीं है? HDFC, ICICI जो बैंक है, SBI ये व्यवसायिक बैंक है। आदित्य बिरला पेमेंट्स ये बंद, ये गैर संचालित है, बंद हो चुका है। यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में अधिक रुचि नहीं थी, निम्नलिखित में से किसका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया था? देखिए, औरंगजेब की अगर बात करें, बीबी का मकबरा औरंगजेब का है, मोती मस्जिद हो गया, बादशाही मस्जिद हो गई, नहीं, गोल गुम्बद। गोल गुम्बद किसने बनवाया? तो गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। यह कर्नाटक के बीजापुर में है। आदिल शाह है
गोल गुंबज की बात हो रही है। गोल गुंबज जो है औरंगजेब वास्तुकला की रुचि नहीं थी, तो औरंगजेब का गोल गुंबज नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल शासन के दौरान किस क्षेत्र में तंबाकू की खेती की जाती थी? ता से तंबाकू, गा से गुजरात। तंबाकू का संबंध गुजरात के कैरा के और मेहसाणा जिलों में हुई। पुर्तगालियों द्वारा लाए जाने के बाद यह फसल तेजी से दक्कन उत्तर भारत में फैल गई, लेकिन मुगल शासन के दौरान विशेष रूप से 17वीं शताब्दी में शुरुआत की थी। यह अकबर के काल के अंत में हुआ था तंबाकू की खेती गुजरात में। बम्बई को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय घोषित किया गया था? तो बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1687 में अपने पश्चिमी भारत के मुख्यालय को सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कर इसे अपना आधिकारिक मुख्यालय घोषित किया गया। इस स्थानांतरण के साथ बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन हुआ, जो बाद में भारत में व्यापार और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संचार स्थापित करने का उचित तरीका नहीं? देखिए, अक्सर संवाद करना, थोड़ी भी प्रकट कर देना, यह भी मजबूत संचार स्थापित नहीं होगा। आप अक्सर संवाद करेंगे तो चीज़ें निकलेंगी, स्वतंत्र रूप से संवाद करेंगे तो चीज़ें निकलेंगी, और एक धैर्यवान श्रोता बनेंगे तो एक सुनिए, लेकिन अक्सर थोड़ा ही प्रकट करें तो इससे चीज़ें कुछ नहीं सामने आने वाली। करे तो करे, नहीं तो ना ही करें। मानवाधिकार आयोग के प्रमुख नियुक्ति हेतु चयन समिति का सदस्य कौन नहीं होता? देखिए, मानवाधिकार की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता दोनों होंगे। राज्य परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन सशस्त्र बलों के प्रमुख इस पर नहीं होते। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली चयन समिति भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति वास्तव में इस समिति की सिफारिश पर ही नियुक्तियां करते हैं। चयन समिति प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, केंद्र के गृह मंत्री होंगे, लोकसभा राज्यसभा विपक्ष के नेता होंगे और राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI का कोई अन्य केंद्रीय भी समानतः इस समिति का हिस्सा नहीं होते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक में बताया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपसे चीज़ें सर्च करके आपको पूरे आपके सामने रख रहे हैं। मानवाधिकार का आयोग अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो त्यागपत्र तो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को ही देते हैं। त्यागपत्र देना होगा तो भारत के राष्ट्रपति को करेंगे। ये अधिनियम 1993 की धारा 51 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य लिखित रूप से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल अधिकारों पर जिनेवा सम्मेलन की घोषणा नहीं थी? भूखे बच्चों को खाना खिलाने की सम्मेलन थी। निरक्षर बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए। अर्निंग चाइल्ड शेड्यूल, गलती करने वाले बच्चों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। घरविहीन बच्चों को आश्रय दिया चाहिए। तो निरक्षर बच्चों की स्कूली शिक्षा दिया जाना, यह बाल अधिकारों पर जिनेवा सम्मेलन की घोषणा नहीं की गई थी इसमें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को सामूहिक रूप से नियोजित नहीं किया जाना चाहिए? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल से प्रश्न आते हैं। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 24। याद रखिएगा, आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट करना, फीडबैक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 21 ये। चुनाव के दौरान आयोग द्वारा बनाए गए आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में ने आदर्श आचार संहिता की शुरुआत की, बिल्कुल सही बात है। इसे राजनीतिक दलों के परामर्श के बाद बनाया गया, ये भी सही बात है। और आदर्श आचार संहिता तैयार करने के लिए पहले राजनीतिक दलों को सलाह नहीं ली जाती है, ये गलत है। राजनीतिक दलों की सलाह ली जाती है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उम्मीदवारों की संसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों की सही समझ निम्नलिखित में से कौन सी है? सही समझ यही है कि आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। कथन है कि भारत के चुनाव आयोग 2009 में औपचारिक रूप से मतदाता शिक्षा, चुनावी भागीदारिता को अपने चुनाव प्रबंधन के एक
अभिन्न अंग के रूप में अपनाया इन्होंने। कारण यह कि लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं में मतदाताओं की भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन और स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव का आधार है। देखिए दोनों चीज़ें सही दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए भी सही है, लेकिन सही से व्याख्या नहीं हो पा रही, संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पा रही। अगला प्रश्न है, चुनाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत था? वह था आइडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना ये किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाए रखना ये भी उद्देश्य होता है। राष्ट्र हितों को बढ़ावा देना ये भी होता है। प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, कमज़ोर पड़ोसियों का दमन करना और देश के हितों के साथ तालमेल बिठाना, ये थोड़ा सा राष्ट्र विदेश नीति का उद्देश्य ये नहीं होता है। अपने पड़ोसी देशों का दमन कर देना ये नहीं होगा। इनमें से कौन सा विकल्प किसी भी विदेश नीति के मूल उद्देश्य नहीं होते? देखिए किसी भी विदेश के जो मूल नीति होंगे वह क्षेत्रीय प्रभुत्व नहीं होता कि आप अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखें। उसमें आप स्वसंरक्षण, स्वयं का संरक्षण कर सकते हैं, रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करें, धार्मिक एकता बनाए रखें, लेकिन क्षेत्रीय प्रभुत्व अपना न दर्शाएं, रौला न दिखाएं, इस प्रकार से किए। विदेश नीति के निर्माण में किस प्रकार के हित शामिल नहीं होते? तो प्राथमिक हित, स्थायी हित, ये दोनों शामिल होते हैं। परिवर्तनशील जो रुचियाँ ये भी शामिल होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो रुचियाँ हैं ये आपकी शामिल नहीं होती। किस में शामिल नहीं होती हैं? विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया में ये शामिल नहीं होगी। अगला है, विदेश नीति बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? देखिए भू सामरिक स्थितियाँ, जनसंख्या की क्षमता, आर्थिक बंदोबस्त, ये तीनों जो है विदेश नीति बनाते समय प्रभावित करेंगी, लेकिन धार्मिक विचार प्रभावित नहीं करेगा कि आपके धार्मिक विचार क्या है। तो देखिए नीतियों से प्रश्न आया हुआ था, पिछली बार आर्टिकल से प्रश्न आया हुआ था, इस बार हम इन टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देना हमें सभी लोगों को, और जब ध्यान देंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो सभी को अच्छे तरीके से इस बार ध्यान देना है ताकि बेहतर तैयारी हो सके और बेहतर आप लोग प्रिपेयर कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। और हमारा यह मानना है कि आप इसी तरह तैयारी करते रहें, क्योंकि यही तैयारी है जो आपके सपने को साकार करने वाली है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, कथन से रिलेटेड ये भी दिया गया है। अभिकथन हमारा क्या कह रहा है? किसी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जनसंख्या किस राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण करती है? सही नहीं है, लेकिन आर सही है। ये ऐसा नहीं कि जनसंख्या अधिक होगी तो उतनी ही शक्ति होगा, ऐसा नहीं है। जनसंख्या किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है, ये बात सही बात है। विदेश नीति का निर्धारण जनसंख्या करती है, राइट। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाया? उन्होंने उदारीकरण को अपनाया, राज्य के नियंत्रण में कमी, विदेश निवेश को प्रोत्साहन, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को पूरी तरह से त्याग दिया। इस दौरान भारत ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारे, वैश्वीकरण के साथ आर्थिक एकीकरण किया और रूस के साथ कई रणनीतिक भागीदारी निभाई। सैन्य संगठनों में शामिल होना, यानी किसी भी महाशक्ति का कनिष्ठ भागीदार बनना, वह नीति थी जो भारत ने नहीं अपनाया। तो क्या है? वैश्वीकरण, अमेरिका के साथ घनिष्ठता, क्षेत्रीय सहयोग और व्यवहारिकता, ये सारे बदलाव देखने को मिले। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति क्यों चुनी? क्योंकि यह हथियारों और युद्धों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्राधिकार संघर्षों के लिए खतरे को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए? उन्होंने कौन सा उपाय किया था? स्वतंत्रता के बाद की बात है, दशक की बात की जा रही है। तो इन्होंने क्या क्या उपाय किया? 1950 के दशक की बात है। इन्होंने आर्थिक प्रतिबंध, गठबंधन, संधि, बल की धमकी, चारों चीज़ें अपनाई। चारों चीज़ें किस में दिए गए? डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।
भारत ने 1968 में अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, रूस के बाद भारत का दूसरा सैन्य साझेदार कौन है? तो आपने अक्सर रूस के बाद आपने इजराइल देखा होगा। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न साथी। भारत के प्रथम विदेश मंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, 1947 की बात है। देश की स्वतंत्रता से लेके 1964 में अपने निधन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए यह महत्वपूर्ण पद संभाला उन्होंने भारत की शुरुआती विदेश नीति को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख वस्तुकार भी बने। विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे साथ में, तो ये पहले व्यक्ति हैं, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। भारतीय विदेश नीतियों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? भारतीय विदेश नीतियों के लिए जो उत्तरदायी कहलाते हैं विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो होते हैं। कैबिनेट और विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ बोलते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीच बीच में पानी पीते रहेंगे और क्लास आपकी चलती रहेगी। सामान्यतः विदेश नीति को अन्य कौन नाम दिया जाता है? तो डिप्लोमेसी, कूटनीति नाम दिया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो नोट कर लेना आप सभी लोगों को। निम्नलिखित में से कौन मुजीबर रहमान के युग के अंतिम वर्षों के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार के उभरने का कारण है? भारत में सांप्रदायिकता का उदय होने या कोई कारण नहीं। कारण क्या था? फरक्का बांध पर मतभेद होना, सीमा के माध्यम में अनियंत्रित तस्करी करना और भारत द्वारा शरणार्थियों को रोकना और सीमा बाड़ लगाना। सीमा पर क्या बाड़ लगा देना? बाड़ यहाँ बारी होती ना, तार की बारी लगा देना, कुछ ऐसे ये चीज़ें जैसे हमारे खेत में लगती है पशुओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था? देखिए, गंगा और तीस्ता के जल का बंटवारा मुद्दा था, समुद्री सीमा रेखांकन का मुद्दा था, लेकिन भारत पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण ये कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा दक्षिण तलपट्टी द्वीप का स्वामित्व ये मुद्दा था। तो काफ़ी सारे मुद्दे थे, कौन मुद्दा नहीं है ये हमें नॉलेज रखना, दिमाग में बातें रखनी। चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से संबंधित है? चा से चकमा और बा से बांग्लादेश। ये लोग 1960 के दशक की बात है, 64-65 में ये लोग क्या है 64-65 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के चटगांव हिल टेक्टस क्षेत्र के कर्नाफुली नदी पर बने कैप्टाई बांध के कारण अपनी ज़मीन डूबने और धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए थे। मूल स्थान चटगांव पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश, जो नेपाल पे, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं सॉरी। भारत और मालवी के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं क्योंकि भारत मालवी ने संयुक्त राष्ट्रमंडल, NAM और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों में लगातार एक दूसरे का समर्थन किया है। देखो व्याख्या भी हो रही, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा कि A और R दोनों सही हैं और R की सही व्याख्या भी की जा रही है। कौन सा कथन भारत श्रीलंका संबंधों के बारे में गलत है? देखिए, भारत और श्रीलंका ने अपना आर्थिक सहयोग बहुत देर से शुरू किया, ये भी सही है। भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1967 में श्रीलंका को 5 करोड़ का ऋण दिया, ये भी सही है। श्रीलंका ने पिछले एक दशक के चीन के साथ अपनी निकटता बढ़ाई, ये भी सही है। लेकिन भारत ने 2022 में श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट में मदद नहीं की, ये गलत है क्योंकि मदद की थी।
अगला प्रश्न देखिएगा, पिछले वर्षों में मालदीव के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध रहे? तो पिछले मालदीव के साथ तनावपूर्ण थे, नहीं सौहार्दपूर्ण, तनावपूर्ण नहीं बोलेंगे। भारत मालदीव से ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण बहुआयामी रहा है। बहुआयामी को हम क्या बोलेंगे? सौहार्दपूर्ण बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव हमें लेना है। इनमें से कौन भूटान के साथ भारत के स्वस्थ संबंधों का उदाहरण है? तो भूटान में भारत द्वारा जल विद्युत संयंत्र का विकास होना किसने किया? भारत ने किया। कहाँ पर किया? भूटान ने किया। निम्नलिखित में से मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। देखिए, युद्ध मानव जनित है, साइबर अटैक, विकिरण रिसाव मानव जनित हो गया, लेकिन कोरोना जो आया, कोरोना महामारी, ये मानव जनित नहीं मानी जाती। आपके अकॉर्डिंग क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाढ़ का कारण नहीं? देखिए, जलाशयों का टूटना, नदी का कटाव होना, दोनों बाढ़ के कारण है। बेहतर जल निकासी व्यवस्था होगी तो बाढ़ आएगा नहीं, तो ये तो बाढ़ का कारण नहीं होगा, इसलिए कारण क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी सारे सरल प्रश्न भी पूछे गए थे। इनमें से कौन सा बाढ़ का प्रकार नहीं? देखिए, आकस्मिक बाढ़, नदी का बाढ़, हिमस्खलन कोई बाढ़ नहीं होता है। हिमस्खलन यानी बर्फ़ों का स्खलन होना, ये बाढ़ की कैटेगरी पे नहीं आता। अगला है, निम्नलिखित में से सूखे के कारण नहीं होता है। देखिए, ज्वालामुखी का विस्फोट कोई सूखे कारण नहीं होता है। सूखे के कारण भूस्खलन होगा, प्रवासन होगा, जंगल की आग पकड़ लेगी, लेकिन आपका ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवातों के बारे में सही है? देखिए, चक्रवात आप जानते हैं, चक्रवात जो होता है वह निम्नलिखित में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम, स्थान और शक्ति के आधार पर होता है। ये बात सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या करते हैं? वर्षा लाते हैं। केवल कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही खतरनाक होते हैं। तो सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखिएगा, इसको भी नोट कर लेना है और कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चंद्रमा अगले पूर्ण चंद्रमा के बीच अंतराल बताता है? यानी एक पूर्ण चंद्रमा हुआ, फिर जब अगला पूर्ण चंद्रमा होगा उसके बीच का जो अंतराल होता है, यानी एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा के बीच समय का अंतराल लगभग 29.5 दिन, सटीक रूप से 29.53 दिन होता है। तो यहाँ पे 28.5 और 29.5 दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है औसतन 29.5 दिन सही हो जाएगा। इसे हम सिनोडिक माह बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सिनोडिक माह, नोट कर लीजिए। यह चंद्रमाह कहा जाता है, या सिनोडिक माह, जो चंद्रमा के चरणों के एक पूर्ण चक्र को पूरा करता है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, यह चंद्रमा के चरणों का एक चक्र होता है। इसे एक माह लगभग 29.5 दिनों के रूप में समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी स्टार्ट परिकल्पना किसने दी? एक बाइनरी स्टार्ट परिकल्पना है, इसको देने वाले कौन है? रसल एच.एन। इन्होंने कब दिया? 1937 में इन्होंने प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत और मंडल के निर्माण में सूर्य के साथ एक साथी के तारे की उपस्थिति और उसके प्रभाव की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो हवा की गति को मापता है? एनीमोमीटर, सही बात है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। किसी न कोई यूनिट एग्जाम में पूछा जाएगा, ये नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस बादल में ओले बनते हैं? कहते ओला गिर रहे हैं। अच्छा, बर्फबारी जब होती, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कपासी वर्षी ये बोला जाता है, कपास की वर्षा वाली बोला जाते हैं। इसमें आपका क्यूमुलोनिम्बस एक बादल होता है, जिन्हें भयंकर तूफानी बादल कहते हैं। इन बादलों में तीव्र ऊर्ध्वाधर हवाएं होती हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान के कारण वर्षा की बूंदें जमकर बर्फ के छोटे छोटे गोलों में बदल जाती हैं, जो बाद में भारी होकर ओले के रूप में गिरते हैं। तूफानी बादल क्यूमुलोनिम्बस बादल बहुत घने और ऊंचे होते हैं, जो गर्मियों में भारी आंधी के साथ लाते हैं। अतिशीतल जल होता है। प्रक्रिया क्या होगी? तेज हवा आएगी, बारिश की बूंदों को बार बार ठंडा ऊपरी क्षेत्र में भेजती है, जिससे वे परत दर परत जमकर बड़े ओले बन जाते हैं। ये हवाओं का प्रभाव होता है।
सबसे चौड़ा महाद्वीप शेल्फ कहाँ पाया जाता है? तो आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। इनमें से कौन सा जो है औद्योगिक अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है? देखिए घरेलू अपशिष्ट हो गया, ई वेस्ट जो ई अपशिष्ट ये भी है कहीं ना कहीं औद्योगिक अपशिष्ट की श्रेणी पर आएगा। परमाणु अपशिष्ट भी आ जाएगा, लेकिन मानसिक जो अपशिष्ट होता है, मेंटल जो वेस्ट होता है, मानसिक अपशिष्ट, ये आपके औद्योगिक अपशिष्ट की श्रेणी पर नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, इतना तो सभी लोग जानते समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत नहीं? ठीक है, अस्वीकार करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, ये सारे क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सिद्धांत है। लेकिन लौटा दें, लौटाना या रिटर्न करना या आपके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं? देखिए संग्रह करना प्रक्रिया है, पृथक्करण करना, ट्रीटमेंट उपचार करना, ये प्रक्रिया होता है। लेकिन एक्सट्रैक्शन अर्थात निष्कर्षण करना अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं होती है। आपने अक्सर एग्जाम में पढ़ा होगा लीचेट। लीचेट क्या होता है? लीचेट यह एक पानी है जो सीवेज के माध्यम से रिस जाता है, उसको लीचेट बोलते हैं। इनमें से कौन मृदा अपरदन नहीं करता? देखिए हवा करेगी, बादल मृदा अपरदन नहीं करते हैं। और जो बर्फबारी आइस होता है, ये मृदा अपरदन ये भी नहीं करते हैं, ये भी करते हैं। बर्फ करेंगे, हवा और मानवीय गतिविधियाँ ये क्या करेंगे? ये मृदा अपरदन कर सकते हैं, लेकिन बादल कोई मृदा अपरदन नहीं करता। मृदा नहीं, मिट्टी का घटाव बादल से नहीं होते। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उचित नहीं है? देखिए कानून बनाना उचित है, आप सामरिक योजना बनाएंगे ये भी उचित होगा, संस्थागत क्षमता का निर्माण करेंगे ये भी उचित होगा, लेकिन रासायनिक उद्योगों को बंद कर देंगे ये उचित नहीं है, क्योंकि रासायनिक उद्योग भी हमें चाहिए। जब बन जाएंगे तो प्रोडक्ट ही कैसे बनेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कचरे का पानी श्रेणी के साथ नहीं संयोजन होगा? देखिए जो तरल अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, हरा कचरा, उद्यान अपशिष्ट, ये जो होते हैं औद्योगिक कचरे का अपनी श्रेणी के साथ संयोजन नहीं करते। लेकिन जो खतरनाक अपशिष्ट, विषाक्त, रेडियोधर्मी तत्व, ये कर लेंगे। ई कचरा, लैपटॉप, चार्जर, पुराने मोबाइल, ये कर लेंगे। पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, कपड़ा अपशिष्ट, कागज अपशिष्ट, ये कर लेंगे। लेकिन क्या नहीं करेंगे वो हम आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजाति केवल विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है? देखिए विशिष्ट क्षेत्रों में जो पाई जाती है वे इंडोमाइटिक प्रजातियां होती हैं, इसे हम स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में कौन से पेड़ कैंसर के इलाज के लिए उपयोग के लिए अत्यधिक दोहन के कारण जो है इनको लगभग विलुप्त हो गए हैं? तो लगभग विलुप्त होने की कगार पे सदाबहार आते हैं। सदाबहार जो वन नाम आपने पढ़ा होगा, सदाबहार इज द राइट आंसर हो जाएगा। टेक्सास वालिशियाना इसे नामक वृक्ष की बात होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ है, कई बार एग्जाम में आता है। कब लागू हुआ है? तो 9 सितंबर को हुआ है। 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। यह कानून पूरे भारत में जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन हेतु कानूनी रूपरेखा प्रदान की गई। यह 1972 अधिनियम दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है? वह है आंध्र प्रदेश, एपी। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दर से लगभग 77,482 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। आरक्षित अनारक्षित वन जो कुल वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा होता है उसको स्थायी वन कहते हैं। प्रतिशत में लगभग 25% है मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है। और प्रतिशत के अनुसार यदि प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तो मिजोरम सबसे आगे 84% है, लेकिन मिजोरम
छोटा है, इसलिए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। राज्य छोटा मिजोरम है। इनमें से किसका पता लगाने के लिए अर्जेंटोमेट्रिक विधि का उपयोग करते हैं? क्लोराइड। अगर आपको क्लोराइड को पता लगाना है तो अर्जेंटोमेट्रिक विधि मेथड जो होगा उसका यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। वायुमंडल के किस भाग में संवेग, ऊष्मा प्रवाह और नमी की मात्रा संरक्षित रहती है? तो जो भूतल सीमा परत होती है। हवा के आयतन का 4% लगभग जल अणुओं का द्वारा आच्छादित हो सकता है। तो भूमिगत जल स्तर की बात हो रही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे पानी की कठोरता में मापते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सांद्रता का योग, इसे जो है पानी की कठोरता में मापा जाता है। निम्न में से किस शब्द का उपयोग पानी द्वारा शीर्ष उपजाऊ मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? देखिए, जो शीर्ष उपजाऊ मिट्टी को उसको अगर हटाना है तो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन उसे बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने या बह जाने की प्रक्रिया मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन बोलते हैं, मृदा का कटाव बोलते हैं। यह मुख्य रूप से तेज बारिश पर बहते पानी का कारण होता है, जो मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को हटा देता है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। चंद्रमा की सतह पर बिखरी हुई खंडित सामग्री को क्या नाम दिया गया? रेजोलिस मिट्टी, चंद्र रेगोलिथ या चंद्र मिट्टी कहते हैं। यह मुख्य रूप से उल्का पिंडों के टकराने से बनी हुई टूटी चट्टानें हैं, जो हवा सदियों में फैली हुई है। और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। भार प्रतिशत के अवरोही क्रम में पृथ्वी की पपड़ी का तात्विक संगठन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा दिया गया? तो सिलिकॉन, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद आयरन, फिर आता है कैल्शियम। ये क्या है? ये भार प्रतिशत के अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब सिलिकॉन सबसे ज़्यादा होगा भार में, फिर इसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन, फिर लास्ट में कैल्शियम होता है। अवरोही मतलब घटता हुआ, आरोही मतलब बढ़ता हुआ। अगला प्रश्न, CPCB का पूर्ण रूप क्या है? सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कब हुई? 1974, याद रखिएगा। 1974 में अधिनियम के तहत यह अधिनियम बनाया गया। और अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। पानीपत हरियाणा में हुआ। आमने सामने कौन था? मराठा और अफगान थे। परिणाम अब्दाली की जीत हुई, मराठा शक्ति के बड़ा का नुकसान हुआ। और 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है पानीपत का युद्ध। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गोलमेज सम्मेलन कब शुरू और समाप्त हुई? शुरुआत भी बताना और समाप्त भी बतानी। तो 1930 में समाप्त हुआ और 1930 में शुरू हुआ और नवंबर 1930 में शुरू हुआ और दिसंबर 1932 में समाप्त हुआ। लंदन में आयोजित ये बैठकों में भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। और आपके साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गांधी इरविन समझौते की विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन पर सहमति व्यक्त की गई। यह समझौते की विशेषता है। कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले सभी अध्यादेशों को वापस ले लिया, ये भी है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नमक कर हटाने से इनकार कर दिया था। यह गांधी इरविन समझौते की विशेषता नहीं है। और आपके सामने अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है
कि निम्नलिखित में से कौन जो है माउंटबेटन योजना की विशेषता नहीं थी? ब्रिटिश भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित किया गया था, यह विशेषता है। सत्ता के हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी, ये भी सही है। लेकिन संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम क्षेत्रों पर भी लागू होगा, ये नहीं बनाया गया था। यानी कि इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल हुए बिना पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने का कोई व्यवहारिक या पूर्ण निर्धारित विकल्प नहीं दिया गया। तो ये रहे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोशल साइंस के। इसी तरह सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस करेंगे, सारे पेपर सोल्यूशन करेंगे A to Z, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले क्लास अगले सॉल्व पेपर के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।